तो कहने लगे कि अभी आप एक दिन सोचें इसको, आप ऐसी जल्दी फैसला ना करें, बिकॉज हमें फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो हाँ कर चुके थे। हाँ कर चुके थे। मैंने कहा श्रीनिवासन, ये मेरे लिए ये कर दो यार, मैंने नहीं बनना। कि किसको बनाना चाहेंगे आप? तो मैंने कहा मैं ज़हीर अब्बास साहब को बनाना चाहूँ। अच्छा, कह लगे ज़हीर अब्बास? कहा हाँ, एशियन ब्रेडमैन, ही इज़ द एशियन ब्रेडमैन। कहने लगे अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताता हूँ। उसका घंटे के अंदर ही फ़ोन आ गया कि हमने आपस में बात की है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप ज़हीर को अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं तो कर दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा जी नॉमिनेटेड, डन, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा हूँ कि आप उनको हमारी तरफ से हमारी नॉमिनेशन ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर को फ़ोन किया, ऑब्वियसली ही वाज वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली खुशी तो थी, जाहिर है। एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। साल वो प्रेसिडेंट रहे आईसीसी के, और उसके बाद उन्होंने वो सारा उदा ही ख़त्म कर दिया उनका प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, उन्होंने सोचा कि यार ये इसके फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंसी के रखने का, एक चेयरमैन है वही काफ़ी है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ कि वो चेयरमैन साहब चाहते थे कि कोई रिबन काटना, और प्रेसिडेंट साहब चाहते थे कि मैं काटूं। अच्छा, उन्होंने किस्सा खत्म कर दिया, प्रेसिडेंट की छुट्टी करा दी, उदा ही ख़त्म कर दो। कुछ इस किस्म की बात हुई, इसलिए फिर अब कोई प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी। लेकिन वो इस बात से ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उहदे नागुज़ीर नहीं होते, आप समटाइम्स गिव अप भी कर सकते को भी, जो ज़्यादा मुस्तहिक आपको लगे उसको रास्ता भी देता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़हीर वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी, और आईसीसी, और ये भी रिकॉर्ड में लिखा गया। वेरी फाइन मैन, नो डाउट, नो डाउट, ही इज़। पाकिस्तान के माथे के झूमर हैं ये प्लेयर्स, जिन्हें ग्रेट्स कहा जाता है। अब जब हम माजी को अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं, तो हाल में चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ये सवाल सेठी साहब के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मोहसिन साहब की बहुत एफर्ट है, इंडिया ने किसी तरह कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को वो ना मिले जो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब घसीट के ले आए, फिर भी हाफ हो गया इन अ वे कि इंडिया के मैचेस उधर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा इस इवेंट के इनेकाद से? देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है, एशिया कप के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट, और बहुत बड़ा। एशिया कप कुछ भी नहीं था कंपेयर टू दिस, मगर रास्ता खोल दिया था उसने। अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि इंडिया नहीं माना, मगर मेरा ख्याल है अब मोहसिन नकवी साहब ने कि वाज़े कर दिया है कि आगे जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है लेटर दिस ईयर, वहाँ भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल ही खेलेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम नहीं खेलेंगे जी। तो अब यहाँ गेम आके रुकी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल शायद एक दफ़ा और ट्राई कर लें, उसके बाद ये नहीं चलेगा। मेरी ये पेशन गोई है कि उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे के मुल्क में खेलना पड़ेगा अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। बिकॉज अगर पाकिस्तान ने ये मौका फुट ले लिया है अच्छा। कि अब हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है, और अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं। तो अब ये इससे पीछे हटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जाहिर है। तो अगर इंडिया कहता है कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं है, आप आके हमारे यहाँ खेलें, हम नहीं खेलेंगे आपके यहाँ, तो हम नहीं खेलेंगे। तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, इट्स द बिगेस्ट इवेंट, at least 1 billion people watch it. It's the biggest event in any sporting contest. और ब्रॉडकास्टर्स जो पैसे देते हैं वो उनके लिए इसकी बहुत अहमियत होती है। वो कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर हम आपके पैसे आधे काट लेंगे। अच्छा। तो उसमें आईसीसी को भी बड़ी तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा पता है कि अगर आप हमसे नहीं खेलेंगे तो हम आपसे नहीं खेलेंगे। तो फिर ब्रॉडकास्टर आके शो डाल देता है, कहता है जी हम पैसे नहीं देंगे इंडिया को, या आईसीसी को पैसे नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक वी हैव अ गुड पोजिशन नाउ। इंडिया जो है वो अब हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा या फिर अग्री करना पड़ेगा दोनों खेलने में। सर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। इंडिया ने हमारे साथ बड़े वादे किए थे। हमने मुशर्रफ के ज़माने में भी हमने इंडिया में जाके सीरीज़ खेली और उन्होंने वादा किया था कि वो वापस आके खेलेंगे, वो वादा नहीं निभाया। इसी तरीके से मेरे साथ 2014 में वादा किया और फिर 2015 में भाग गए, कहने लगे नहीं खेलेंगे। ठीक, तो इसलिए ट्रस्ट का डिफिसिट है। वो हमें नहीं ट्रस्ट करते, हम उनको नहीं करते। मगर हमारी तरफ से कभी हमने बिट्रे नहीं किया, उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आ जाता है। मगर अब इसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आईसीसी के रिकॉर्ड में आ गई बात कि आगे भी जाके हाइब्रिड ही होगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप वगैरह जो होने जा रहे हैं उसमें इंडिया हाइब्रिड मॉडल करना पड़े। ये मुमकिन है कि इंडिया फिर ये गेम खेले कि हम खेल लें अब और हम आगे जाके आपसे खेलेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत मसले हैं इसमें, और इसमें अगर ऐसी कोई बात होती है तो पीसीबी जो है उसको बड़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम खेलेंगे वो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ।
वो ये कहेंगे जी आप खेलने इंडिया के अंदर, हम वादा करते हैं आपसे कि आपके साथ अगले मैच, इंटरनेशनल मैच जो होगा वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे आपके साथ, मगर उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। और क्योंकि आईसीसी इस वक्त इंडिया के हाथ में है, तो बड़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात माननी भी पड़े तो क्या किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ताकि वो इंटरनेशनली तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा। बिकॉज ये जो है ना कि जी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, ये ख़त्म होनी पड़ेगी बात कि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। ये प्राइवेट सेक्टर के दरमियान है ये, और गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए वो, और सिक्योरिटी का आर्ग्यूमेंट जो है वो भी नहीं चलता। अगर इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि सारी दुनिया खेल के चली गई है यहाँ से, तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को अब बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इन द रन अप टू द वर्ल्ड कप। अगर इंडिया कोशिश करता है कि हाइब्रिड से हटने की, तो पाकिस्तान को बड़ी केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। और मुआवजे के लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा दुबई और पाकिस्तान? देखिए होस्ट कंट्री जो होती है उसको तो फ़ायदा होता है ना, बिकॉज इसकी जो मेजर रेवेन्यूज़ होती हैं, शेयर ऑफ रेवेन्यूज़ इन द आईसीसी इवेंट होस्ट कंट्री को मिलती है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ हमें पैसे चार ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर सारा यहाँ होता तो और ज़्यादा मिलते, तो दुबई में खेला बहुत महंगा है, वहाँ खर्चे भी हमारे ज़्यादा हैं, एंड सो ऑन, और फिर आना जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब दुनिया को ये पता चल गया है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हो सकती है पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू, टेररिज्म इज़ नॉट एन इशू, FATF को पता चल गया है कि कोई इशू नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये एक विंडो खुल गई है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले अगर एशिया कप के लिए, एशिया के लिए विंडो निकली थी, तो ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक विंडो निकल आई है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का कन्वे करना मिल नहीं सकता आपको। इसलिए मेरी ये दुआ है कि किसी हादसे के बगैर ये जो इवेंट है ये हो जाए, और सारी दुनिया देख ले कि कितना पैशन है क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, कितनी अच्छी सिक्योरिटी है, सारे स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पे हैं, और खुशी के साथ सारे मैचेस हुए, कोई मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं हुई, और सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ अच्छा हो गया। और इस तरह के इवेंट्स का ऐसे इनेकाद क्या नरेंद्र मोदी जी को किसी स्टेज पे कन्विंस कर सकता है कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ आ जाएं? और मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, क्रिकेट डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब ये सारी गुफ्तगू चल रही थी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, पीसीबी इंडिया को मना लेगा नहीं मनाएगा, तो कुछ लोग आउटसाइड गवर्नमेंट, कुछ इंडियंस और कुछ पाकिस्तानीज, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया जाए कि टीम को आने दें। अच्छा, अब ये मैं आपको अंदर की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है। तो उसमें ये एक सोच आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी को कन्विंस करें। अच्छा कि आप खेलें आके। ओके ओके, क्योंकि है ना दोस्ती। हाँ, वो नारा याद आ जाता है मुझे जो ओपोनेंट्स लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा जी सेठी साहब तुसी जाके मियां साहब को कन्विंस करो। अच्छा, मैं कहा यार मेरा काम नहीं है, तो पीसीबी आके करे उन्होंने कन्विंस, और उनकी तो अपनी गवर्नमेंट है, तो मियां साहब तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से आपको पता ही है किसकी अप्रूवल की जरूरत है जी। अब नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, तो ये मियां साहब के हाथ में नहीं है, वो तो चाहेंगे कि हो जी। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मगर क्या वो उठ के जाएंगे नरेंद्र मोदी को कहने के लिए? मैं वो नहीं करेंगे। वो पहले पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि ये तुम समझते हो ये अच्छी बात है कि नहीं, वो कहेगा मैं पूछ के दसना। गल मुक गई तो उत्थे गल मुक जानी है। तो इस तो बेहतर है कि तुसी शुरू ही ना करो। हाँ। नहीं तो ना होगी तो फिर मुंह कितना दिखाओगे। तो वही हुआ तो कि जब ये बात घूम फिर के किसी तरीके से मियां साहब तक पहुंची, तो मेरी चिड़िया की ये खबर है, उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की गल नहीं, जितने गल ही होते आप पे करो जाके। इसलिए फिर ये बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, एक तो आपका जवाब में मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये मामला था 2015 में खेलने का, अच्छा, तो उस वक्त मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त की जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो यहाँ आई थी 2 दिन के लिए जी, एक साख कॉन्फ्रेंस जी। तो मैंने एक पैगाम भेजा मियां साहब को, मैं पीसीबी में था, मेरे लिए बहुत अहम था ये कि इंडिया खेले हमारे। तो मैंने मियां साहब को एक पैगाम भेजा, उनको शायद याद भी नहीं होगा अब। तो मैंने कहा कि वो सुषमा को मिलोगे तो ज़रा करना के प्राइम मिनिस्टर को खेडन दे टीम ने, अच्छा, जो हमने मुआहदा किया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
मगर बाद में मुझे ये पता चला कि सुषमा आई तो थोड़ी देर के लिए सैलो आई हुई, मगर मियाँ साहब ने बात नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने नहीं रिक्वेस्ट की। ओके। तो वो नहीं हुआ कुछ भी। मैंने बाद में कि एक दिन पूछा मियाँ साहब से, मैं क्या वो आई सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पैगाम भेजा सी ते तुसी गल कीती कि नहीं? पहले तो उनको याद नहीं था कि पता नहीं पैगाम मिलिया सी कि नहीं सी मिलिया। फिर वो कह लगे नहीं अगर मिलिया भी सी तो मेरा ख्याल है मैं मुनासिब नहीं समझा, वो मौका नहीं सी अच्छा अच्छा इस किस्म की बात करने का। ओके। मौका कुछ और था तो, और बड़ी ब्रीफ मीटिंग थी तो उसमें मैं ये फिर मैंने सोचा। तो मतलब है कि ब्रेक थ्रूज के लिए मौके होते हैं। हाँ, मेरी भी एक वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई थी दिल्ली में जी। मैंने उनको भी मनाने की कोशिश की थी। उन्होंने वादा किया था कि वो नरेंद्र मोदी को मनाएंगे, मगर वो नहीं मना सके, तो फिर भी नहीं हुआ। तो ये कोशिशें जारी रहती हैं। अच्छा ठीक है, यानी एफर्ट्स होती रही हर सतह पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो नहीं सका। अच्छा क्लोजिंग का कहा जा रहा है, लेकिन मुझे आपके टेक दो मामला पे चाहिए। हाँ। एक तो ये कि पाकिस्तान आप जो मुस्कुरा रही हैं शरारत आ रही है शरारत। अच्छा गॉड फॉरबिड अगर अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान नहीं दिखा सकता तो क्या होगा? वैसे तो हम देखिए मायूसी तो बहुत होगी। पहला मैच हम हार गए हैं और बड़ी डिसाइसिवली हारे हैं, मतलब 100 रन से। तो अब आगे अगला मैच हम हार जाते हैं इंडिया से, ऑल्दो तवक्को तो यही है कि जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं वो यही हैं कि इंडिया जीतेगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ, मगर हमारे बारे में ये लोग कहते हैं ना कि हम बड़ी खतरनाक टीम है। हाँ। हम कमज़ोर से कमज़ोर टीम से हार जाते हैं और मजबूत से मजबूत चीज़ से जीत जाते हैं। जो साढ़े ना अल्लाह हो है, ठीक है जी, तो फिर ऐसी तैसी करते हैं। तो ये मुझे याद आया कि 1965 की जंग हो रही थी जी। तो हम रेडियो सुनते थे उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त हमें ये कहा गया कि जी वो रावी के ऊपर इंडियंस ने बॉम्बिंग करने की कोशिश की, ब्रिज को तोड़ने के लिए है। तो स्कूल में थे उस वक्त, तो ये रेडियो से ये खबरें आ रही थी कि बमबारी हो रही है रावी के ऊपर। तो फिर ये अफवाहें शुरू हो गई कि इंडियंस जो है उनके जहाज आके बम फेंकते तो कोई कैच कर लेता, वो कोई बड़ी दाढ़ी वाले कोई आके तो उसको अपने झोली में ले जाते हैं, बम को कहीं और जाकर। तो अगर उस किस्म की कोई चीज़ हो गई तो अल्लाह फिर शायद कुछ हो ही जाए। कभी बारिश आ जाती है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। मेरा ख्याल है कि मैं बैट्स तो नहीं लगाता, अच्छा, मगर अगर अच्छे ऑड्स मिल रहे हों तो लगा देनी चाहिए पाकिस्तान की जीत के ऊपर। पाकिस्तान की जीत के ऊपर जरा 100 पाउंड हार जाओगे, नहीं तो 1000 पाउंड जीत जाओगे। लगा दो ऐसी तैसी और बह जाओ थे, अल्लाह मियाँ इज्जत रख ले सारी। दुआओं के अलावा दवा पे भी इन्हें सार करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इमामुल हक साहब